बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे भी ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। जी तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में हमने हाफ़ चैप्टर कवर कर लिया था। आज हम रिमेनिंग हाफ़ चैप्टर को देखेंगे और हमारा चैप्टर जो है उसका नेम है ग्रुप थर्ड ए एंड ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स। थर्ड एलिमेंट्स को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज हमने फोर्थ ए यानी 14th ग्रुप के एलिमेंट्स को स्टडी करना है और 14th ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक नेम इनको दिया जाता है, कार्बन फैमिली, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है। और इनको टेट्रल्स भी कहा जाता है। टेट्रल ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है 4, मीन के इनके वैलेंस शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फोर्थ ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने इन सब के नेम लिख दिए हैं। या आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोवियम, ये सारे जो है इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनके नेम भी यहाँ पे मेंशन हैं। उसके बाद इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो जैसे हमने बोरॉन फैमिली में देखा था तो वहाँ पे NS2 NP1 था तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उससे नेक्स्ट ग्रुप है, इसलिए तो NS2 NP2 जो है वो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। और वैसे स्पेसिफिकली एक एक एलिमेंट की कन्फिग्रेशन की बात करें तो कार्बन की कन्फिग्रेशन है, कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 मैंने लिखा है, ठीक है। पहले सबके एटॉमिक नंबर देख लें। 6 में आप 8 प्लस करेंगे 14, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है उसमें 18 प्लस करें, जर्मेनियम का 32, उसमें 18 प्लस करें तो 10 का 50, फिर उसमें 32 प्लस करेंगे तो लेड का 82 है और उसमें आप 32 प्लस करेंगे तो फ्लेरोवियम जो है उसका 114 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो कार्बन की हीलियम एंड देन 2s2 2p2, सिलिकॉन के लिए नियॉन 3s2 3p2 क्योंकि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, जर्मेनियम के लिए आर्गॉन 4s2 4p2 और टिन के लिए क्रिप्टॉन 5। इसमें अच्छा यहाँ पे जर्मेनियम में 3d 10 इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और टिन में आपके पास क्रिप्टॉन के बाद 4d10 एंड 5s2 5p2। और नेक्स्ट है लेड के लिए जिनॉन और फिर 4f14 5d10 आ जाएंगे और 6s2 6p2, यानी कि वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो 6s2 6p2 आएगा और उससे पीछे जो है वो f और d वाले इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद फ्लेरोवियम की देखें तो रेडॉन और 7s2 7p2, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो इनकी थोड़ी डिफरेंट हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये एलिमेंट, यानी कि -4 -1 +4 +1 और फ्री स्टेट में 0 होगी, कुछ इसके कंपाउंड्स में भी 0 होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग अप्लाई कीजिएगा, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वगैरह हैं, अल्कोहल्स हैं, तो कोई ना कोई एक एक कंपाउंड लेके उनका स्ट्रक्चर ड्रा करके उसमें आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिएगा कार्बन की। मीथेन में कर लें, इथेन में कर लें, इथीन में कर लें, इथाइन में कर लें और अल्कोहल वगैरह में, कीटोन्स वगैरह में कर लें, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह कार्बन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। और यूजुअली जो है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4, क्योंकि इसका ग्रुप भी 14th है, यानी कि 4th ग्रुप है। सिलिकॉन की +4, जर्मेनियम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं +2 +4, उसके बाद टिन की 2 हैं +2 +4, मीन डिफरेंट कंपाउंड्स में ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेड के लिए +2 +4 और जो फ्लेरोवियम है उसकी यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि फ्लेरोवियम जो है ना ये एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मेटल है और इसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, 1 सेकंड से भी कम है। इसके जो मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप है उसकी हाफ लाइफ, तो ये हम यूँ कह लें कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस वजह से जो है या बहुत जल्दी जो है वो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो इस वजह से इसको हम स्टडी नहीं करते। इसकी मैंने इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे नहीं लिखी। और बाकी हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट का आप लोगों को पता है कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उस वाले कंपाउंड्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है और +2 वाले कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि रीज़न भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है डाउन द ग्रुप। तो इस वजह से अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है कि अगर आप लेड की बात करते हैं तो लेड के जो कंपाउंड्स हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेड अगर मौजूद है किसी कंपाउंड में तो वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा इसका, और जहाँ पे +4 में वो प्रेजेंट होगा लेड तो वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। और बाकी सब की आप देखें तो ये बाकी सब तकरीबन +4 वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद इस ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी नेचर की बात करें तो कार्बन जो है ये नॉन मेटल है और फर्स्ट एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट का आप लोगों को पता है कि वो थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर भी शो करता है बाकी ग्रुप से। और सिलिकॉन जो है ये मेटलाइड है, जर्मेनियम भी मेटलाइड है, टिन, लेड और फ्लेरोवियम जो हैं ये मेटल्स हैं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो है वो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता जाता है। इसलिए फ्लेरोवियम के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि फ़र्स्ट ये प्रिपेयर किया गया था इसको 1998 में, क्योंकि ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव है और इसकी हाफ लाइफ जो है मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप की वो लेस देन 1 सेकंड है। ठीक है, फिर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको बताया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप देखें तो लेड टेट्राक्लोराइड जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। तो +4 में लेड जो है वो रहना पसंद नहीं करता, इसलिए ये जो +2 में चेंज होना चाहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, तो जिस स्पीशीज़ से इसने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं उसको ऑक्सीडाइज करवा देना और ख़ुद रिड्यूस हो जाना है। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा टिन ऑक्साइड्स की बात करें तो SnO2 जो है इसमें इसकी +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट और SnO में इसकी +2 है। तो SnO2 वाला जो है ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि टिन जो है इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। और लेड की बात करें तो लेड O जो है PbO मोनोऑक्साइड जो है ये इसका ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लेड डाइऑक्साइड। उसके बाद जी नेक्स्ट कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो डाउन द ग्रुप इसकी साइज़ में कोई वेरिएशन नहीं होती। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता है। ये सारी चीज़ें पिछली हैं, आप लोगों को पता है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मेल्टिंग पॉइंट और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ट्रेंड ये वाला आप लोग याद रखें। मेल्टिंग पॉइंट और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन एक थोड़ी सी वेरिएशन आती है। टिन जो है वो बाद में आ जाता है और लेड पहले आ जाता है कि लेड जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट और आयनाइजेशन दोनों की वैल्यू जो है वो टिन से ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पे रीज़न होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज़ भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। तो 4f14 इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व होंगे तो इनका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो पुअर होता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस का होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है लेड के केस में। उसके बाद डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी की आप लोगों ने ये वाला सीक्वेंस याद रखना है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, लेकिन वेरिएशन कहाँ पे आ रही है? सिलिकॉन और कार्बन के केस में सिलिकॉन की डेंसिटी कम है, कार्बन की ज़्यादा है, देन जर्मेनियम की उससे ज़्यादा, टिन की उससे ज़्यादा और लेड की उससे ज़्यादा। बाकी कहीं भी चेंज नहीं है, बस कार्बन और सिलिकॉन वाला डिफरेंस याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करते हैं तो कार्बन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 2.5, लेड की 1.9 है यानी कार्बन से कम, और बाकी तीनों की जो है इससे इन दोनों से कम है, यानी कि आपस में एक दूसरे के इक्वल है। टिन, जर्मेनियम और सिलिकॉन की 1.8 है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट बात करते हैं कैटिनेशन की। तो कार्बन और सिलिकॉन जो हैं ये यूजुअली कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कार्बन कैटिनेशन को हम डिफाइन करते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कार्बन जो है अपने जैसे और कार्बन एटम्स के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स और रिंग्स वगैरह और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो है ये एलिमेंट बना सकता है। लेकिन सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन के साथ तो नहीं, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है तो इसके भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो उसको हम कैटिनेशन मान सकते हैं। जर्मेनियम भी कुछ हद तक और टिन भी। ठीक है, लेकिन लेड जो है उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती और इसकी रीज़न ये है कि लेड का साइज़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया, मैं आपको लोगों को वैसे बता देती हूँ कि हर ग्रुप में हमने देखा जो स्टार्टिंग मेंबर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बाकी ग्रुप मेंबर से। तो यहाँ पे कार्बन जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है। इसमें हम 2-3 बातें याद रखेंगे। एक तो कार्बन का साइज़, दूसरा जो है कार्बन जो है ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और इसके कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं और इसके कंपाउंड्स की जो है वो नेचर भी हमने याद रखनी है। एसिडिक नेचर होती है, जैसे ऑक्साइड्स वगैरह हैं कार्बन और सिलिकॉन दोनों के। ठीक है, तो ये कार्बन और सिलिकॉन दोनों का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी ग्रुप मेंबर से। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप लोग अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी। उसके बाद जी अक्रेंस की बात करते हैं। तो कार्बन जो है ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में भी। फ्री स्टेट में कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट और कोल की फॉर्म में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह मीन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे पाया जाता है कार्बन। कार्बन के मिनरल्स की बात करें तो लाइमस्टोन है जिसको कैल्साइट भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला CaCO3 है। डोलोमाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट मीन MgCO3 डॉट CaCO3। मैग्नीसाइट का फार्मूला होता है मैग्नीशियम
कार्बोनेट MgCO3। उसके बाद अक्रेंस बात करते हैं सिलिकॉन की अक्रेंस की। सिलिकॉन जो है ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट मेटल है और सिलिकॉन 25% पाया जाता है ये एलिमेंट मैस बाय मैस इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और इसके अलावा सिलिकॉन जो है वो ज़मीन में सिलिका और सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। एज ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्स में पाया जाता है ऑक्साइड की फॉर्म में। और बाकी रॉक क्रिस्टल होता है, एमेथिस्ट क्वार्ट्स होते हैं, स्मोकी क्वार्ट्स, रोज़ क्वार्ट्स, मिल्की क्वार्ट्स वगैरह, ये इनकी टाइप्स हैं, इनके नेम्स याद कर लें। ओपल जो है ये हाइड्रेटेड फॉर्म है क्वार्ट्स की। उसके अलावा मिनरल्स की बात करें सिलिकॉन के तो एनलसाइट है जो कि एक जियोलाइट है जिसका फार्मूला होता है NaAlSiO3 2.H2O। और एस्बेस्टॉस का फार्मूला होता है CaMg3 SiO3 होल 4। और कोलिन जिसे हम पोट्री क्ले कहते हैं इसका फार्मूला होता है H2Al2SiO4 2 H2O. जिरकॉन का फार्मूला होता है ZrSiO4। टाल्क या सोपस्टोन का फार्मूला होता है H2Mg3SiO3 होल 4, ठीक है। तो ये इनके मिनरल्स भी याद कर लें। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो ये मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड्स बनाते हैं। और इन ऑक्साइड्स की आप नेचर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में पूछा जा सकता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अच्छा सबसे पहले तो आप ऑक्साइड्स देख लेना कि ये सारे मोनोऑक्साइड्स भी बनाते हैं और डाइऑक्साइड्स भी बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। तो कार्बन सबके साथ ऑक्सीजन लगा दिया तो ये इनके मोनोऑक्साइड बन गए, और सबके साथ O2 लगा दिया तो ये इनके डाइऑक्साइड्स बन गए, ठीक है। अब देखें कि किस तरह हमने याद रखनी है इनकी नेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसके बाद जो दोनों मोनोऑक्साइड हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के, और इधर वाले जो तीनों डाइऑक्साइड्स हैं कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के, ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा टिन और लेड के मोनोऑक्साइड भी और डाइऑक्साइड्स भी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। और जो सिलिकॉन ऑक्साइड है SiO, ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से देखने के बाद हमें ये पता चला कि डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो इनके जो एसिडिक नेचर है या एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ करती जाती है। और इसके अलावा जो डाइऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोऑक्साइड। रिएक्शन विद वाटर की बात करते हैं तो जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। टिन जो है इसका रिएक्शन स्टीम के साथ होता है, टिन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेड का वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। उसके बाद जी है हमारे पास रिएक्शन विद हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ये डाईहेलाइड्स और टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं। और याद रखिएगा कि डाईहेलाइड्स और टेट्राहेलाइड्स की आप लोगों ने थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद करना है। थर्मल स्टेबिलिटी मॉलिक्यूलर मैस के इन्वर्सली रिलेटेड है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मैस होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो अब आप अगर इस सीक्वेंस को देखें तो इसमें आपके पास कार्बन टेट्राहेलाइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड टेट्राहेलाइड, सारे टेट्राहेलाइड्स हैं। डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है, मीन मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज़ करेगा तो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। तो ये ऑर्डर आप लोगों को समझ आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो हमने कार्बन को लिया है, मीन 14th ग्रुप के जस्ट कार्बन को लिया और उसके साथ हेलोजन एटम को चेंज करते गए हैं। तो हेलोजन का भी डाउन द ग्रुप जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा, मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो इसलिए ऑर्डर जो है वो इस फॉर्म में है कि कार्बन टेट्राफ्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा और कार्बन टेट्रा आयोडाइड जो है वो सबसे कम। इसके अलावा याद रखिएगा कि लेड टेट्रा आयोडाइड जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें आपके पास जो लेड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी और +4 में वैसे भी ये रहना पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पे एक और रीज़न भी है कि आयोडाइड आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आयोडाइड आयन ने लेड को 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देने हैं। तो इस वजह से लेड ने क्या करना है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाना है। तो इस वजह से PbI4 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। सारे के सारे टेट्राहेलाइड्स जो हैं ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में होते हैं, मीन कि इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके अलावा जर्मेनियम, टिन और लेड जो हैं ये डाईहेलाइड्स भी बनाते हैं और इसकी वजह क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, जो कि आप लोग पहले से जानते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का पहले भी मैंने आपको बता दिया, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। इस वजह से जर्मेनियम जो है इसके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड एज़ कम्पेयर टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। और लेड की बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट चूँकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही होती है इसकी स्टेबिलिटी, तो लेड जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू +4। इसके अलावा याद रखें कि वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन जो हैं ये कुछ इस
तरह के कंपाउंड्स भी बनाते हैं कि इनके साथ मोर देन 4 एटम्स जो हैं वो कनेक्ट हुए हुए होते हैं। जैसे SiF6 2 नेगेटिव है और GeCl6 2 नेगेटिव है और SnOH होल 6 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो है ना, इनमें आप देखें तो अब फ्लोरीन के यहाँ पे 6 एटम्स अटैच हैं, जर्मेनियम के साथ क्लोरीन के 6 हैं और टिन के साथ 6 OH अटैच हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं इस वजह से। और अगर इन तीनों की आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाती है तो याद रखिएगा कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। SiCl6 2 नेगेटिव जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, SiCl6 ये फ्लोरीन के साथ तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है सिलिकॉन, लेकिन क्लोरीन के साथ नहीं बनाता क्योंकि क्लोराइड आयन जो है उसका साइज़ बड़ा होता है, तो कंपेरेबल साइज़ ना होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा PbI4 जो है ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी। इसकी एक वजह इनर्ट पेयर इफेक्ट भी है और दूसरी वजह जो है आयोडाइड आयन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो Pb जो है वो +4 में रहना पसंद ही नहीं करता। तो जैसे ही उसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अलावा PbF4 जो है और SnF4 जो हैं ये दोनों आयनिक होते हैं नेचर में। ठीक है, इनकी नेचर जो है वो आयनिक होती है। और हैलाइड्स जैसे MX4 हैं, ये जब हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं? ये हमारे पास बनाते हैं सिलिसिक एसिड। ठीक है, जैसे सिलिकॉन की, स्पेसिफिकली सिलिकॉन की बात करें तो SiCl4 जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो SiOH4 बनेगा जो कि सिलिसिक एसिड है और साथ में HCl बनेगा। और इसी तरह SiF6 जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो SiOH4 यानी कि सिलिसिक एसिड बनेगा और साथ में फ्लोरोसिलिसिक एसिड भी बनेगा। ठीक है, यानी कि H2SiF6। CCl4 जो है ये हाइड्रोलाइज नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो ये सारी बातें, सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह याद कीजिएगा। उसके बाद एलोट्रॉप्स की बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स। अच्छा, डायमंड जो है ये 3D नेटवर्क सॉलिड होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और फ्लोरीन जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कह सकते हैं कि बॉल की टाइप का, जैसे सॉकर बॉल होती है उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिकली C60 का। ठीक है, इसमें जो है ना ज़्यादा से कार्बन एटम जो है वो आपस में मिलके एक राउंड सा स्ट्रक्चर, आप कह लें बॉल की टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे बकी बॉल कहते हैं या फिर बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। और सॉकर बॉल टाइप जो है इसका स्ट्रक्चर होता है C60 का स्पेसिफिकली। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो फ्लोरीन है ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलोट्रॉप है कार्बन का, ये बाकी दोनों जो हैं ये नेचुरल हैं। इसके अलावा आप बात करें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, तो डायमंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर या 1.54 आंगस्ट्रॉम होती है। और उसके बाद आप ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक अल्फ़ा ग्रेफाइट होता है और एक बीटा ग्रेफाइट होता है। अल्फ़ा ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की बात करें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि AB टाइप जो है वो इसकी पैकिंग होती है। और जो दूसरी इसकी टाइप है बीटा ग्रेफाइट, उसकी ABC टाइप जो है वो पैकिंग होती है, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो इनका डिफरेंस आ जाता है वो हाइब्रिडाइजेशन का आ जाता है। डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ग्रेफाइट में sp2 और फ्लोरीन में sp2। इसके अलावा अगर हम एरोमेटिसिटी की बात करें तो डायमंड नॉन एरोमेटिक है और बाकी दोनों एरोमेटिक हैं। और डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं डायमंड में और इन दोनों में, इसमें भी होते हैं ग्रेफाइट में भी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते फ्लोरीन में। उसके बाद जी नेक्स्ट बात करते हैं, डायमंड जो है ये क्रिस्टलाइन है, बल्कि ये तीनों ही क्रिस्टलाइन हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था बकमिंस्टर था उसका नाम, तो उसी के नेम की वजह से बकीबाल्स को बकमिंस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। और इसने जो है ये बकीबाल्स प्रोड्यूस की थी आर्टिफिशियली। डायमंड की बाकी नेक्स्ट जो डिफरेंसेस देखें तो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन में डायमंड जो है गुड थर्मल कंडक्टर है लेकिन पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो गुड कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। फ्लोरीन की बात करते हैं तो ये गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, कुछ इस तरह से कि एक कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम, यानी ये एक कार्बन एटम है, इसके साथ फिर 4 कार्बन एटम जो हैं वो अटैच होंगे, फिर हर कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम, तो ये जो है इस तरह नेटवर्क जो है वो फैलता चला जाता है। अब ग्रेफाइट में हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, यानी कि एक कार्बन जो है वो, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड्स ही बना रहा होता है। जैसे इस कॉर्नर पे एक कार्बन एटम है तो इसने ये 3 कार्बन एटम से ही बॉन्ड बनाया, इसका चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होगा। इसी तरह हर कार्बन एटम ने जो है वो 3 कार्बन
एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है उसका फ्रीली मूव कर सकता है। इस तरह से इसकी लेयर्स बनती जाती हैं। ये आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है कि एक लेयर जो है वो ऊपर बन रही है और एक लेयर नीचे। दोनों लेयर्स के दरमियान जो है वीक इंट्रैक्शंस होती हैं जिन्हें वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं, और ये लेयर जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मीन के ग्रेफाइट की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद जो है बकीबाज की बात करते हैं तो जो हमारे पास फ्लोरीन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसमें 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं। C60 की स्पेसिफिकली बात करें C60 की, तो C60 में 6 मेंबर्ड रिंग्स जो होते हैं वो 20 होते हैं और 5 मेंबर रिंग्स जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट हम डायमंड के बारे में बात करें तो डायमंड को यूज़ किया जाता है कटिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। और फ्लोरीन जो है ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलोट्रॉप है, इसके कोई यूजेस ऐसा अभी सामने नहीं आए। इसके अलावा याद रखें कि जो इम्पेयर फॉर्म्स हैं ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स की, वो आपके पास 3 फॉर्म्स हैं, कार्बन ब्लैक, कोक एंड चारकोल। चारकोल जो है उसको कोयला कहते हैं हम। चारकोल 2 तरह का होता है, एक वुड चारकोल होता है और दूसरा एनिमल चारकोल होता है। उसके बाद लैम्प ब्लैक की बात करें तो लैम्प ब्लैक जो है ये भी कार्बन की एक फॉर्म है, ये सूट होता है और इसको हम काजल कह सकते हैं उर्दू में। और कोल जो है आल्सो कॉल्ड मैजिक कोल, कोल को मैजिक कोल भी कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा देर तक जो है वो जलता रहता है। फिर हम प्रिपरेशन की बात करें, अगर कार्बन ब्लैक, कोक और चारकोल की प्रिपरेशन की बात करें तो इनको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, इनके प्रिपरेशन का मेथड डिफरेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया जाए तो कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है, और अगर इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो है वुड या कोल को हीट किया जाए तो आपके पास कोक या चारकोल ऑब्टेन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं यहाँ पे डायमंड के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसकी डेंसिटी जो है वो 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा होता है, 2.45 होता है। इसी वजह से जो है इसकी ब्रिलियंस ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें चमक ज़्यादा होती है। इसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डायमंड है, एक्सरेज को यूज़ करते हुए डायमंड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डायमंड जो है वो असल डायमंड है या नहीं है, ठीक है, एक्स रेज को। क्योंकि जो डायमंड होता है ना, जो रियल डायमंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है टू एक्स रेज। ब्लैक डायमंड भी होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है ड्रिलिंग और कटिंग पर्पसेस के लिए। और कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होती है डायमंड के अंदर वो 347 किलो जूल पर मोल होती है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है डायमंड का, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो है ये डल है और ये सॉफ्ट फॉर्म है कार्बन की। इसकी डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि डायमंड से कम है। ये इनर्ट फॉर्म है और ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू डायमंड, और बाकी फॉर्म से भी ज़्यादा स्टेबल है। मीन के थर्मोडायनामिकली अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं इसमें जो कि 3.35 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ अरेंज हुई होती हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इसमें 3.35 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको यूज़ किया जाता है ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे इंस्टेड ऑफ ऑयल्स इन ड्राई सेल्स एंड बैटरीज एज इलेक्ट्रोड्स, और ड्राई सेल्स और बैटरीज में इलेक्ट्रोड्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। फ्लोरीन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 5 मेंबर्ड रिंग्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं विद 6 मेंबर्ड रिंग्स, और जो 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं वो 5 मेंबर्ड रिंग्स के साथ भी फ्यूज हुए होते हैं और 6 के साथ भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 6 मेंबर रिंग जो हैं वो दोनों तरह के रिंग्स के साथ फ्यूज़ हुए होते हैं, 5 मेंबर्स के साथ भी और 6 मेंबर्स के साथ भी। और जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो जस्ट 6 मेंबर्ड रिंग के साथ फ्यूज़ हुआ होता है। अब हम कार्बन के कंपाउंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑक्साइड्स की बात करें तो कार्बन के 3 तरह के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन सब ऑक्साइड। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और 2 लॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कार्बन कार्बन के दरमियान अगर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर हम दो जो है वो डबल बॉन्ड बनाने के बाद एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दें तो फिर दोनों के पास एक एक लॉन पेयर होगा। या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होता है, और इसकी डायपोल मूवमेंट बहुत स्मॉल होती है, 0.112 डिबाई होती है। पोलर मॉलिक्यूल है ये, और इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। प्रिपरेशन की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनाया जाता है, मीन लिमिटेड सप्लाई अगर ऑक्सीजन की हम रखें। लैब प्रिपरेशन की बात करें तो फॉर्मिक एसिड जो है
बल्कि फॉर्मल्डिहाइड जो है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें तो कार्बन और स्टीम के साथ जब कार्बन का रिएक्शन करवाया जाता है तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों गैसेज ऑब्टेन होती हैं, और इनको जो दोनों का मिक्सचर है इसको हम कहते हैं सिन गैस कहते हैं या वाटर गैस कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। कार्बन का जब एयर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन एयर में चूँकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेज होती हैं, तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन के साथ भी। तो यहाँ पे दो गैसेज प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, और इन दोनों के मिक्सचर को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, न्यूट्रल है, पॉइजनस गैस है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और CO जो है ये CO2 में चेंज होना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ज़्यादा स्टेबल इसका कंपाउंड जो है +4 वाला है, तो इस वजह से ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन दे के, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होगी ना तो इसकी अपनी ऑक्सीडेशन होगी और दूसरों की जो है रिडक्शन होगी। ठीक है, तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ये। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप स्ट्रक्चर देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरह से कुछ बना सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है दोनों के दरमियान, ठीक है, और अगर एक कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड करें तो फिर आपके पास ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और दूसरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर दूसरी तरफ ले जाएँ ट्रिपल बॉन्ड को तो फिर आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम इस फॉर्म में भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर को। बॉन्ड ऑर्डर इसमें 2 होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 4 लॉन पेयर्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो गैशियस स्टेट लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, गैशियस स्टेट में, और जीरो डाइपोल मूवमेंट होती है इसकी, नॉन पोलर है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 115 पिकोमीटर होती है। ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, एसिडिक गैस है, वाटर में डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है ये गैस। और कार्बोनिक एसिड जो है अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो आपके पास H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव आ जाता है आयन, और फिर अगेन उसकी ब्रेक डाउन करें HCO3 नेगेटिव की, उसको वाटर में डिजॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा, H पॉजिटिव एंड CO3 नेगेटिव देगा। ठीक है, ये डाईप्रोटिक एसिड है क्योंकि इसने 2 प्रोटॉन यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं, और H2CO3 एंड HCO3 नेगेटिव जो है ये एक बफर है, एक गुड बफर सोल्यूशन है, और ये हमारे ब्लड में पाया जाता है और ब्लड की pH को मेंटेन रखता है 7.2 to 7.4 pH रेंज तक। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के अमल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बचपन से पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है सनलाइट की मौजूदगी में, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जी प्रिपरेशन की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन का जब ऑक्सीजन के एक्सेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। और लैब मेथड हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो कि हमारे पास लाइमस्टोन होता है, उसका HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। सिलिकॉन के कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे पहले है सिलिका का फार्मूला होता है SiO2। ये एक कोवेलेंट नेटवर्क 3 डायमेंशनल सॉलिड होता है, और सिलिका का स्ट्रक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हर सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन एटम्स ने बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, और हर ऑक्सीजन का जो है 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता चला जाता है और ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, और SiO2 जो सिलिका है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ये पॉलीमेरिक फॉर्म है इसकी जो है वो क्वार्ट्स होती है। क्वार्ट्स जो है एक कॉमन क्रिस्टलाइन फॉर्म है SiO2 की। ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, रिफ्रैक्टिव होता है, रिफ्रैक्टर होता है और कलरलेस सॉलिड होता है। ठीक है, क्वार्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस अगर हमें बताना पड़े तो सिलिकॉन पाया जाता है क्वार्ट्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, और सिलिकॉन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। क्वार्ट्स जो है इसका बिगर साइज़ है और इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन एटम जो हैं वो सिलिकॉन को सराउंड कर सकते हैं, लेकिन कार्बन का स्ट्रक्चर स्मॉल होता है तो इस वजह से उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन सराउंड नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, वोलेटाइल होता है और ये रिएक्टिव है, और सिलिकॉन जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बॉन्ड जो होते हैं SiO2 में ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और एंड कीप द एटम्स फिर्मली इन प्लेस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ चंक डू नॉट हैव सेटिस्फाइड वैलेंसीज। इसी वजह से
से इसके हाई सरफेस एक्टिविटी होती है सिलिका की, क्योंकि जो सरफेस के ऊपर सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती, मीन के ऊपर से उनके कोई एटम्स नहीं होते सरफेस के ऊपर से, तो जो पूरा चंक है उसमें नीचे से तो उन्होंने बॉन्डिंग की होती है, ऊपर से नहीं की होती, तो इस वजह से इनकी हाई सरफेस एक्टिविटी होती है। हर इनकी पॉलीमेरिक फॉर्म में SiO यानी सिलिकॉन ऑक्सीजन जो बॉन्ड्स होते हैं उनका बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड रोटेशंस जो होती हैं वो हर पॉलीमेरिक फॉर्म में डिफरेंट होती हैं। क्रिस्टलाइन सिलिका जो होता है जब वो मेल्ट होता है तो विस्कस लिक्विड में चेंज होता है। ये सीरीज़ याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सिलिका को जब मेल्ट किया जाता है तो वो विस्कस लिक्विड में चेंज होता है, और जो विस्कस लिक्विड है उसका रैंडम स्ट्रक्चर होता है। वैसे सिलिका का स्ट्रक्चर देखें तो रैंडम नहीं होता, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है ना, तो इसको जब हम मेल्ट करते हैं तो एक विस्कस लिक्विड बनता है जिसका रैंडम स्ट्रक्चर होता है और उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं वो सेम रहेंगे, मीन के हर सिलिकॉन के ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड और हर ऑक्सीजन के सिलिकॉन के साथ 2 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अच्छा जी, जो विस्कस लिक्विड हमारे पास बन जाता है, फिर अगर हम उसको विस्कस लिक्विड या उसको हम लिक्विड सिलिका कहेंगे, उसको अगर हम उसकी कूलिंग करवाते हैं तो अंडर कूल्ड जो हमारे पास आएगा, नॉट क्रिस्टलाइन रेडिली, जो भी हमारे पास फॉर्म आ जाएगी उसके अंडर कूल्ड, उसको हम वाइट्रस सिलिका कहते हैं, जो कि ईजिली क्रिस्टलाइज नहीं होता, ठीक है। जो वाइट्रस सिलिका होता है या जिसको सिलिका गिलास भी कहते हैं, ये हाईली अंडर कूल्ड लिक्विड होता है, ठीक है, और समटाइम्स इसको इनकरेक्टली फ्यूज्ड क्वार्ट्स भी कह देते हैं। सिलिका की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक क्रिस्टलाइन टाइप होती है जिसको क्वार्ट्स कहते हैं और दूसरी अमॉर्फस टाइप होती है जिसको हम सिलिका कहते हैं, जिसको हम वाइट्रस सिलिका कह रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ वाइट्रस सिलिका की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ की हाईली ट्रांसपेरेंट है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है और डज़ नॉट सॉफ्टन बिलो 1500 to 1600 डिग्री सेल्सियस, वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन, एन एक्सीलेंट इंसुलेटर है, हार्ड ब्रिटल इलास्टिक है, इनसेलुबल इन वाटर, इनर्ट टुवर्ड्स मैनी रिएजेंट्स, रेजिस्टेंट टू ऑल एसिड्स एक्सेप्ट HF, और अल्कलीज की तरफ भी इसकी इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती, जस्ट NaOH के साथ इसका रिएक्शन होता है। इसके अलावा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्बेंट के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ठीक है। और HF और NaOH की हमने बात की कि इसके साथ इसका रिएक्शन इन दोनों के साथ हो जाता है, तो रिएक्शन हम देखें तो SiO2 का HF के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो SiF4 और वाटर बनेगा, और अगर एक्सेस में लेंगे HF को तो फिर आपके पास हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड बनेगा H2SiF6। NaOH के साथ रिएक्शन देखें तो NaOH के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो सोडियम मेटासिलिकेट बनता है जिसको वाटर ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला होता है Na2SiO3 और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जिस सिलिकॉन्स की बात करते हैं, सिलिकॉन्स का जनरल फार्मूला होता है R2SiO होल N, मीन कि ये इसका जो है बेसिकली हमारे पास रिपीटिंग यूनिट होता है, R2SiO रिपीटिंग यूनिट होता है सिलिकॉन्स के स्ट्रक्चर में। डेफिनेशन हम देखें सिलिकॉन की तो पॉलीमर हैविंग बैकबोन ऑफ अल्टरनेटिंग सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम्स विद नॉन पोलर साइड चेन्स लाइक मिथाइल सिलिकॉन, ठीक है। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एक पॉलीमर होता है जो कि आपके पास ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स जिनको हम कहते हैं, इनकी बैकबोन जो होती है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अल्टरनेटिंग एटम से मिलकर बनी हुई होती है, और इसकी नॉन पोलर साइड चेन्स होती हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल मिथाइल सिलिकॉन की आ जाती है जिसको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। और स्टार्टिंग मटेरियल जो इसका होता है या जिसमें हम कहें कि इसका जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो होता है R2SiO, और या फिर हम कह सकते हैं RnSiCl4, बल्कि ये आप इसकी बजाय आप ये याद कर लें, ये ज़्यादा बेटर है इसका जो रिपीटिंग यूनिट है। अच्छा, मिथाइल क्लोराइड का सिलिकॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं कॉपर पाउडर के मौजूदगी में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपके पास CH3 ट्वाइस SiCl2 बनता है जिसका स्ट्रक्चर आप ओपन करके इस तरह लिख सकते हैं, Si सिलिकॉन के साथ दोनों तरफ मिथाइल और दोनों तरफ ऊपर नीचे जो है मिथाइल ग्रुप और साइडों पर जो है वो क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को हम लेंगे, इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास एक मोनोमर बन जाएगा CH3 ट्वाइस SiOH ट्वाइस, मीन के जो क्लोरीन एटम्स थे वो OH ग्रुप से रिप्लेस हो गए और साथ में HCl प्रोड्यूस होगा। अब इसको अगर आप ओपन करके लिखें इस स्ट्रक्चर को, ये मोनोमर है, ठीक है। 2 मोनोमर्स को आप कंबाइन कर लें, आप डाइमर बना रहे हैं यहाँ पे, तो सिलिकॉन सेंटर में है, उसके साथ 2 CH3 थे, CH3 को हमने ऊपर नीचे लिख दिया, 2 OH हैं तो साइडों पे OH दोनों लिख दिए। फिर यहाँ पे एक और हमने इसका यूनिट लिखा, मोनोमर लिखा Si, दोनों तरफ CH3 और दोनों तरफ OH हैं। अब इसमें से वाटर की एलिमिनेशन करवा दें, यहाँ पे OH
और H का यानी कि एक यूनिट में से हाइड्रोक्साइड ग्रुप और एक में से हाइड्रोजन, और इसी तरह सारी साइडों से जो है वाटर की आप एलिमिनेशन करवाएं तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि उसमें से वाटर रिमूव होने के बाद सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता जाएगा और जो मोनोमर्स हैं वो कंबाइन होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो यूनिट मेन जो इसका बेसिक यूनिट है जो कि रिपीट होगा वो होगा जी SiCH3 2 O, जिसको हमने लिखा था R2SiO, ठीक है। और N हम साथ में लिख देते हैं कि ये रिपीटिंग यूनिट है, ये यूनिट रिपीट होता जाएगा और पूरा नेटवर्क जो है इसका स्ट्रक्चर बनता जाएगा सिलिकॉन का। प्रॉपर्टीज़ देखें सिलिकॉन की और यूजेस, तो यूजुअली जो है ये ऑयली लिक्विड्स होते हैं। सिलिकॉन्स जो होते हैं लुब्रिकेंट्स के तौर पे इन्हें यूज़ किया जाता है और बाज़ औक़ात इन्हें ग्रीसेस के साथ मिक्स भी कर लिया जाता है, बियरिंग्स वगैरह में, गेयर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट। और इसके अलावा इन्हें हाइड्रोलिक सिस्टम्स में जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। इनकी विस्कोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ। विस्कोसिटी जब इनकी टेम्परेचर के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती तो ये एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज करते हैं, मीन के डिक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, तो इनकी विस्कोसिटी जो है वो जस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज़ करती है। लेकिन अगर किसी और पेट्रोलियम ऑयल को हम इसके साथ कंपेयर करें तो सेम टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज़ करें 100 से 0 तक ले आएँ टेम्परेचर को, तो उनकी विस्कोसिटी 100 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये ज़्यादा बेटर हैं क्योंकि इनकी विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने के साथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती। सिलिकॉन ऑयल्स जो होते हैं ये इनर्ट होते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सो आर स्टिल फ्री फ्रॉम एसिड फॉर्मेशन, इस वजह से इनमें एसिड फॉर्मेशन नहीं होती, ऑक्सीडेशन नहीं होती, बाकी रिएक्शंस नहीं होते, इस वजह से इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम एंड अदर ऑयल्स। इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता जाएगा जैसे चेन की लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी और विस्कोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। मिथाइल सिलिकॉन्स जो होते हैं जो कि हायर मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं वो रबर के साथ रिजेंबल करते हैं एंड आर यूज्ड इन मेकिंग रबर ट्यूबिंग एंड शीट्स। जो क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट चेन्स में ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं और इनको इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस में यूज़ किया जाता है और इनकी रेजोनेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा यूज़ टू मेक वाटर रिपेलेंट सर्फेसिस, इनको वाटर रिपेलेंट सर्फेसिस बनाने में यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन फिल्म जो होती है वो बिल्कुल ग्रीस की तरह काम करती है और वाटर को रिपेल करती है। इस वजह से जहाँ कहीं से अगर इलेक्ट्रिसिटी की लीकेज हो रही हो तो वहाँ पे मॉइस्चर की जो फिल्म बन जाती है एक, यानी कि इनकी जो फिल्म एक बन जाती है वो वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है, इंसुलेशन का किरदार होता है इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सिलिकॉन की जो फिल्म्स हैं उनको पेपर के ऊपर बनाया जा सकता है, कपड़े के ऊपर बनाया जा सकता है, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस, ग्लास, लेदर के ऊपर, फिल्टर पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर सिलिकॉन की फिल्म्स को बना के और इंसुलेशन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। सिलिकॉन्स आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड सर्जरी, इसके अलावा इनको कॉस्मेटिक सर्जरी में भी सिलिकॉन्स को यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सिलिकेट्स। ये हम सिलिकॉन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखा, फिर हमने सिलिकॉन्स देखे, अब हम सिलिकेट्स देखेंगे, ठीक है। तो सिलिकेट्स का जो जनरल फार्मूला है वो होता है SiO4 4 नेगेटिव, मीन केस में जो बेसिक इसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है SiO4 4 नेगेटिव। लेकिन इसकी फिर आगे टाइप्स आ जाती हैं और टाइप्स में फिर स्ट्रक्चरल यूनिट भी या आप कह लेंगे जो इनका जनरल फार्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। और SiO4 4 नेगेटिव जो है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये डेरिवेटिव है सिलिसिक एसिड का। सिलिसिक एसिड का फार्मूला होता है SiOH4, ठीक है। टाइप्स देखें डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड यूनिट्स शेयर्ड, ठीक है। इसमें जो सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है SiO4 4 नेगेटिव। तो इसमें आप देखें कि अब ये एक यूनिट जो है दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन के साथ इसकी जो है वो बॉन्डिंग होगी आगे नेक्स्ट यूनिट के साथ, फिर उसके साथ थर्ड यूनिट भी कंबाइन कर दें तो 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन एटम्स की जो शेयरिंग है, जो कॉर्नर्स जो शेयर हो रहे हैं वहाँ से उसकी वजह से फिर डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं इसकी, ठीक है। जैसे ऑर्थोसिलिकेट्स हैं, पायरोसिलिकेट्स हैं, चेन सिलिकेट्स हैं, शीट सिलिकेट्स हैं, 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स या साइक्लिक सिलिकेट्स हैं। तो इनके जनरल फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और ये भी याद कीजिएगा कि कितने ऑक्सीजन एटम्स जो हैं इनमें शेयर होते हैं।
ऑर्थोसिलिकेट्स में आप देखें तो इसका रिपीटिंग यूनिट जनरल फार्मूला SiO4 4 नेगेटिव है, जो कि बेसिक यूनिट है, जो कि हमने पहले भी देखा। इसमें 0 जो है वो ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है। पायरोसिलिकेट Si2O7 6 नेगेटिव है, इसमें एक ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है। चेन सिलिकेट SiO3 2 नेगेटिव होल, बाहर जो है आपके पास N आ जाएगा, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट है, 2 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है। शीट सिलिकेट 2 डायमेंशनल होते हैं, Si2O5 2 नेगेटिव, और बाहर जो है आप N लिखेंगे। ये यूनिट जो है इसमें 3 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है। और इसके अलावा 3 डायमेंशनल सिलिकेट या साइक्लिक सिलिकेट जो है इसमें आपके पास Si3O9 6 नेगेटिव इसका जनरल फार्मूला है, और इसमें 4 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है। 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स जो होते हैं उसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है, और इसमें आपके पास बेस्ट एग्जांपल जियोलाइट्स की आ जाती है। हमने जब पीछे मिनरल्स देखे थे तो मिनरल में भी आपने जियोलाइट देखा था। आप ज़रा दोबारा जाके उसका फार्मूला देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा कि जियोलाइट्स क्या होते हैं। जियोलाइट और फेल्डस्पार जो हैं इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स में। जियोलाइट क्या होता है? इफ़ वी रिप्लेस सम सिलिकॉन एटम्स बाय एल्यूमिनियम एटम्स इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल में आप सिलिकॉन की जगह पे कुछ एल्यूमिनियम एटम को ले आएँ तो इसको हम जियोलाइट कहते हैं। इसका हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें आपके पास ZSM5 जो है एक जियोलाइट के एग्जांपल है, और इसको यूज़ किया जाता है अल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करने के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। सोडियम सिलिकेट या जिसको हम वाटर गिलास कहते हैं या सोलुबल गिलास कहते हैं, इसका फार्मूला होता है Na2SiO3, इसको हमने पीछे भी देखा है। सोडियम साल्ट ऑफ मेटासिलिक एसिड जो है H2SiO3 ये होता है, इसका ये डेरिवेटिव है, ठीक है, और मीन के इससे बनाया जाता है सोडियम सिलिकेट को। सोडियम सिलिकेट को हम वाटर गिलास या सोलुबल गिलास भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जब आप सैंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं या सिलिका के साथ रिएक्शन करवाते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर, तो आपके पास सोडियम सिलिकेट बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। यूजेस आप देखें तो एज अ फिलर यूज़ किया जाता है सोप इंडस्ट्री में। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एज फायर प्रूफ, और कैलिको प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। इससे फर्नीचर पॉलिश में यूज़ किया जाता है। अब कैलिको प्रिंटिंग क्या होती है? प्लेन वाइट पेपर क्लॉथ होता है जैसे कॉटन का बना हुआ होता है, जो कि जैसे कैलिको कहते हैं, और इसको इसके ऊपर फास्ट कलर डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो इसको हम इस आर्ट को हम कहते हैं कैलिको प्रिंटिंग। फिलर्स क्या होते हैं? हमने कहा कि इसे फिलर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है सोप इंडस्ट्री में। तो फिलर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि जिनको किसी मटेरियल में ऐड किया जाता है, प्लास्टिक या कंक्रीट वगैरह, और मीन के जो हमारे पास मोर एक्सपेंसिव बाइंडिंग मटेरियल होता है ना, उसको कम यूज़ करने के लिए हम साथ में कुछ और पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स हमने एडिशनल पार्टिकल्स ऐड किए थे हमारे मेन बाइंडिंग पार्टिकल के साथ, तो उन एडिशनल पार्टिकल्स को हम फिलर्स कहते हैं टू बेटर एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। इसके अलावा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी इन्हांस कर देते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल गार्डन। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हम यहाँ पे मैं रीड करके बता देती हूँ आप लोगों को कि व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ सोलुबल कलर्ड साल्ट, जैसे कि निकल क्लोराइड है, फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, कोबाल्ट नाइट्रेट है, इनको ऐड किया जाता है इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट, दे प्रोड्यूस ब्यूटीफुल ग्रोथ लाइक प्लांट्स, ठीक है। जब इनको सोडियम सिलिकेट के अंदर कलर्ड साल्ट को, कौन कौन से साल्ट हैं? निकल क्लोराइड, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट नाइट्रेट वगैरह जो है, इनको सोडियम सिलिकेट के अंदर उसके सोल्यूशन के अंदर हम ऐड करते हैं तो ये प्लांट की तरह की ग्रोथ बना लेते हैं, तो इसको हम केमिकल गार्डन कहते हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत होता है। उसके बाद जी हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिकेट आ जाता है, जिसका फार्मूला होता है Al2O3SiO2 जिसको हम क्ले कहते हैं या काओलिन कहते हैं। प्योर क्ले का ये फार्मूला है, इसको अच्छे से याद कीजिए। प्योर क्ले जो होती है इसको यूज़ किया जाता है चाइना वेयर में और पोर्सलिन वगैरह में। ऑर्डिनरी क्ले जो है ये येलो कलर की होती है, या फिर रेडिश येलो कलर भी इसका हो जाता है, हो सकता है ड्यू टू आयरन एंड अदर इम्प्योरिटीज़ और अदर मेटल्स। इम्प्योर क्ले ईजिली फ्यूजेबल होती है ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, इसके क्योंकि इसमें ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के, कैल्शियम वगैरह के और दूसरी मेटल्स के। क्ले को अगर हम सैंड के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास फ्यूजिबल सिलिकेट्स बनते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है ईंटें वगैरह बनाने के लिए, टाइल्स और स्टोनवेयर बनाने के लिए। स्टोनवेयर आर मेड लेस पोरस बाय ग्लेजिंग साल्ट। अच्छा जी, ग्लेजिंग का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए स्टोनवेयर को ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि हार्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ज़्यादा वो पोरस ना हो। तो इसमें किया क्या जाता है ग्लेजिंग के अमल में? साल्ट को स्प्रिंकल किया जाता है अपॉन हॉट आर्टिकल, जो भी हम आर्टिकल बना रहे होते हैं उसके ऊपर साल्ट को स्प्रिंकल करते हैं, विच प्रोड्यूसेस सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स। तो वहाँ पे साल्ट ने क्या प्रोड्यूस कर देना है? सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, विच मेल्ट रेडिली एंड कवर द होल सरफेस। वो मेल्ट होकर पूरी सरफेस को ढांप लेगा, एक कवरिंग बन जाएगी। जब वो कवरिंग सूख जाएगी तो वहीं पर जो है वो स्टिक हो जाएगी, वो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव सी कवरिंग बन जाएगी। दस
अपॉन कूलिंग कम्पैक्ट स्मूथ वाटर प्रूफ सरफेस इज प्रोड्यूस। मिक्सचर जो होता है कोलिन और बोन ऐश का और साथ में फेल्डस्पार का, इसको यूज़ किया जाता है चाइनावेयर बनाने के लिए, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोट्री सिरेमिक डिपेंड अपॉन प्लास्टिसिटी ऑफ क्ले, ठीक है। इसके अलावा टार्क या सोप स्टोन जो है ये ग्रीसी होता है टच करने पर, और इसको यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स में, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में यूज़ किया जाता है। इसका फार्मूला होता है Mg3H2SiO3 और एस्बेस्टॉस जो है ये हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। इसको यूज़ किया जाता है इन कंबस्टिबल फैब्रिक्स एंड हार्ड बोर्ड्स, ठीक है। एस्बेस्टॉस का फार्मूला पीछे मैंने आपको बताया था, वहाँ से याद कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सेमीकंडक्टर्स। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन बिटवीन होती है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के। मीन कंडक्टर से कम कंडक्शन शो करते हैं और इंसुलेटर से ज़्यादा कंडक्शन शो करते हैं। एग्जांपल इसमें आपके पास एलिमेंट्स के एग्जांपल देखें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलीनियम आ जाते हैं। कंपाउंड्स के देखें तो लेड सल्फाइड, लेड क्लोराइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैल्शियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड। इनको बहुत अच्छे से याद कर लें, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो आपके पास सेमीकंडक्टर है, कौन सा नहीं है। तो ये याद होंगे तो तभी आप लोग चूज़ कर सकेंगे। प्रॉपर्टीज़ और यूजेस की बात करें तो अपॉन हीटिंग कंडक्टिविटी इनकी इंक्रीज़ करती है। मेटल्स की बात करें तो उनको अगर हम हीट करें तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर का केस उनके उलट होता है कि इनको अगर हम हीट करते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। इंक्रीजेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज़ कंडक्टिविटी। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर भी इनकी कंडक्टिविटी, मीन कि वही हीटिंग वाला इफेक्ट और लाइट वाला सेम इफेक्ट है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सोलर बैटरीज, वहाँ पे यूज़ किया जाता है इन्हें। सेमीकंडक्टर्स अलोन और जॉइंट विद द अदर मेटल्स यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ट्रांजिस्टर जो हैं वो रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, कैलकुलेटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। बहुत छोटी सी डिवाइसेस होती हैं ट्रांजिस्टर्स, एंड दीज आर सुपीरियर दैन ओल्ड फैशन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स से ज़्यादा अच्छे होते हैं ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं, वर्किंग में भी और वैसे भी, ठीक है। और वैसे भी इनका साइज़ भी कम होता है। यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड्स इन पेंट्स, लेड कंपाउंड को पेंट्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो है वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, पेंट को कलर देते हैं स्पेसिफिक। वेरियस ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड क्रोमेट्स ऑफ द लेड, लेड के ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और क्रोमेट्स जो हैं इनको ज़्यादातर जो है वो लेड पेंट्स में यूज़ किया जाता है डिफरेंट कलर्स के लिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो लेड सब ऑक्साइड है Pb2O। इन सब के आप लोग नेम याद कर लें, इनके कलर याद कर लें, इनका फार्मूला याद कर लें। ये तीन चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। बेशक इनकी प्रिपरेशन वगैरह इतनी ज़्यादा याद ना करें, लेकिन ये तीन बातें याद कर लें कि इनका नेम, इनका फार्मूला और इनका कलर। जैसे लेड सब ऑक्साइड है, इसका फार्मूला है Pb2O और इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग प्लम्बस ऑक्सलेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो आपके पास जो है वो लेड सब ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन भी होती है साथ में। ये ब्लैक पाउडर होता है, डिकम्पोज हो जाता है अपॉन हीटिंग और ये चेंज हो जाता है डिकम्पोज होने के बाद लेड और लेड ऑक्साइड में, और इसको यूज़ किया जाता है एज अ पिगमेंट इन पेंट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। पिगमेंट के तौर पे पेंट में यूज़ किया जाता है और लेड स्टोरेज बैटरीज में भी यूज़ किया जाता है। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स कोई भी सब्सटेंसेस होते हैं या कोई भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी और कंपाउंड या किसी और चीज़ को जो है कोई कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें जैसे हमारे पास प्लांट्स के अंदर नेचुरल पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। तो इस वजह इस तरह से जो है हमारे पास जो पिगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कलर इम्पार्ट करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। सेकंड हमारे पास आ जाता है लेड मोनोऑक्साइड जिसको लिथार्ज या मेसिकोट कहते हैं, PbO इसका फार्मूला होता है, ठीक है। लिथार्ज और मेसिकोट जो है इन दोनों का डिफरेंस भी याद कीजिएगा। प्रिपरेशन की बात करें तो लेड कार्बोनेट या लेड हाइड्रोक्साइड जो है इसको हीट करते हैं तो हमारे पास PbO प्रोड्यूस होता है, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। पेल येलो टू रेडिश येलो इनको कलर हो सकता है। पेल येलो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना इसकी, वो रोहम्बिक स्ट्रक्चर होता है उसका और उसको हम मेसिकोट कहते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस याद करने वाली बात आ गई कि जो पेल येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसकी, इस रोहम्बिक जिसका स्ट्रक्चर होता है वो मेसिकोट होता है, और जो रेडिश येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म है जिसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वो लिथार्ज है, ठीक है। लिथार्ज जो है ना इसको हम मुर्दा पत्थर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पानी में डूबता नहीं है, इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, तो इसको अगर पानी में डालते हैं तो ये पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, ठीक है। स्लाइटली सोलबल होता है वाटर में ऑन बॉइलिंग विद वाटर एंड ऑलिव ऑयल। लेड ऑलिएट इज प्रोड्यूस विच इज स्टिकी मैस वाइल ग्लाइसरीन गोज इनटू द सॉल्यूशन। इसको यूज़ किया जाता है पेंट्स बनाने के लिए, फ्लिंट ग्लास बनाने के लिए। लिथार्ज इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल्स एंड वार्निशेस। उसके बाद हमारे पास ट्राई प्लम्बिक टेट्राऑक्साइड या फिर रेड लेड जिसको हम कहते हैं, या फिर जिसको मीनियम कहते हैं, या जिसको हम संदूर कहते हैं, ठीक है, Pb3O4। ये संदूर का फार्मूला है Pb3O4 और इसकी प्रिपरेशन आप देखें तो जब हम हीट करते हैं वाइट लेड को इन एयर एट 340 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपके पास जो है ये ट्राई प्लम्बिक टेट्राऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद ब्राइट
वाइट स्कारलेट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, डिकम्पोज हो जाता है एट 470 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है पेंट्स के अंदर, स्टील एंड आयरन टू प्रिवेंट क्रोजन। स्टील और आयरन को पेंट करने के लिए बेसिकली इसे यूज़ किया जाता है, क्रोजन से बचाने के लिए उन्हें। इसके अलावा लेड स्टोरेज बैटरीज में यूज़ किया जाता है, इसको फ्लिंट ग्लास में यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा मैचेस में और सिरेमिक ग्लासेस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेड डाइऑक्साइड PbO2, जिसका फार्मूला होता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय ट्रीटिंग रेड लेड विद कंसनट्रेटेड HNO3। Pb3O4 रेड लेड जो आपके पास है, जिसको आप क्या कहते हैं, सिंदूर जो होता है, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास लेड डाइऑक्साइड बनता है। और लेड डाइऑक्साइड जो है रेडिश ब्राउन पाउडर होता है, नॉट वेरी सोलबल इन वाटर, डिजॉल्व इन अल्कलाइन वाटर ड्यू टू सोलबल प्लम्बेट फॉर्मेशन। अल्कलाइन वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, डिफरेंट पॉइंट है, याद कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे प्लम्बेट की फॉर्मेशन होती है, और नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूट एसिड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वाइट लेड आ जाता है, जिसका फार्मूला होता है 2PbCO3 डॉट PbOH ट्वाइस। बेसिक लेड कार्बोनेट होता है ये, ठीक है, और ये अमॉर्फस होता है, वाइट पिगमेंट होता है, और इसको यूज़ किया जाता है, ये रेडली मिक्स हो जाता है विद लिंसीड ऑयल एंड हैज़ गुड कवरिंग पावर। इट इम्प्रॉपरली, अगर इसको हम इम्प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं तो बिकम्स क्रिस्टलाइन एंड इट्स कवरिंग पावर इज़ रिड्यूस्ड। वैसे तो ये अमॉर्फस होता है, लेकिन अगर हम इसे इम्प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं तो ये क्रिस्टलाइन हो जाता है और इसकी कवरिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। नॉट सूटेबल फॉर यूज़ एज गुड पिगमेंट बिकॉज डार्कन्ड बाय हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है ये गैस। और लेड वैसे भी पॉइजनस है तो लेड को आजकल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। टाइटेनियम ऑक्साइड को ज़्यादातर जो है वो पेंट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ लेड ऑक्साइड्स। लेड क्रोमेट जो है PbCrO4 इसका फार्मूला होता है, इसको यूज़ किया जाता है पेंट्स में पिगमेंट के तौर पर, और इसको क्रोम येलो भी कहा जाता है। ये ऑरेंज कलर देता है, या फिर रेड। बेसिक लेड क्रोमेट को जब बॉयल किया जाता है विद डाइल्यूट अल्कली हाइड्रोक्साइड विच इज़ यूज एज पिगमेंट्स, ठीक है। और स्टेबल येलो मॉडिफिकेशन ऑफ लेड क्रोमेट इज़ मोनोक्लिनिक। इसकी जो स्टेबल येलो मॉडिफिकेशन है लेड क्रोमेट की वो मोनोक्लिनिक होती है। और ये मिक्सचर जो होता है ऑफ लेड क्रोमेट विद लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट आर यूज्ड एज येलो पिगमेंट। इनको येलो पिगमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन कर लीजिएगा एक और पॉइंट की। एक और लेड का पिगमेंट है जिसे हम क्रोम रेड पिगमेंट कहते हैं, क्रोम रेड पिगमेंट, या जिसे बेसिक लेड क्रोमेट भी कहते हैं। इसका फार्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका फार्मूला होता है PbCl2 डॉट 4Pb, सॉरी यहाँ पे Pb आएगा 4PbO, ठीक है। तो ये आपके पास है क्रोम रेड पिगमेंट या बेसिक लेड क्रोमेट। इसको आप इस तरफ से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Pb2CrO5, ठीक है। Pb2CrO5 जो है ये आपके पास क्रोम रेड पिगमेंट है या बेसिक लेड क्रोमेट है। और इसके अलावा एक और भी है टर्नर्स येलो पिगमेंट। टर्नर्स येलो पिगमेंट का फार्मूला भी नोट कर लें। ये जो फार्मूला पहले आपको लिखवाया ना, ये क्रोम रेड पिगमेंट या बेसिक लेड क्रोमेट का फार्मूला था। अब टर्नर्स येलो पिगमेंट का फार्मूला है PbCl2 डॉट 4PbO। मेरे ख्याल में पहले भी मैंने यही लिखवा दिया था, लेकिन ये आपके पास टर्नर्स येलो पिगमेंट का फार्मूला है। और जो क्रोम रेड पिगमेंट है उसका Pb2CrO5 है, या फिर आप उसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो PbO डॉट PbCrO4, ठीक है। PbO डॉट PbCrO4 होता है उसका। टर्नर्स येलो पिगमेंट जो है ये बेसिक लेड क्लोराइड होता है। और बस इसके बारे में इतना ही याद रखें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को कम्प्लीटली डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो कार्बन का एनॉमलस बिहेवियर है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स, वो आप लोग खुद नोट कर लीजिएगा। सिलिकॉन के भी थोड़े से 1-2 पॉइंट हैं, इनके मीन की कैटिनेशन वाला पॉइंट है, कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला पॉइंट है, और इसके अलावा कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।